अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। चेयरमैन नैब की तैनाती की गुत्थी उलझ गई है। फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि ऑर्डीनेंस ला रहे हैं, बुध को ऑर्डीनेंस ले आएंगे, ऑर्डीनेंस तैयार है। उसके बाद ऑर्डीनेंस के कुछ खदोखाल बयान किए गए हैं वज़रा की जानिब से, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ से अगर मुशावरत करनी है तो ये ऐसे है कि जैसे चोर से पूछा जाए कि उसका तफ्तीशी कौन होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की एक स्टेटमेंट सामने आई जिसपे उन्होंने अपोजिशन के साथ मुशावरत के फैसले की तस्दीक की। अब से कुछ देर पहले वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने इस बात की तस्दीक की कि इस सारे मामले पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत की जाएगी और पहले भी उनसे मुशावरत की जाती रही है। मुशावरत का फैसला अगर हतमी था तो जो सबसे बड़े तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट क्यों सामने आई कि चोर की जो तफ्तीश है, चोर से पूछा जाए कि उसके लिए तफ्तीशी कौन होगा। इसके साथ साथ पिंडोरा बॉक्स का जिक्र करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 700 अफराद जिनके नाम आए हैं उन तमाम को जेल के अंदर दाखिल किया जाए। किस बलबूते पे कह रहे हैं, फार्मूला क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ हम जिक्र करेंगे कि जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, चीनी की कीमतों में इजाफा है, इम्पोर्टेड चीनी जो है वो महंगी होने के साथ साथ उसका जो स्टैंडर्ड है उस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इरशाद साहब, चेयरमैन नैब का जो तैनाती है, इसके जो टेक्निकल पहलू हैं उस पे तो आएंगे। ऑर्डीनेंस लाया जाता है, उसके असरात क्या होंगे, अपोजिशन मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन ये जो पिछले 2-3 घंटों में हुक्मरान जमात का जो कैंप है उससे फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कुछ कह रहे हैं, वज़ीर कानून कुछ कह रहे हैं। क्या बाहमी मुशावरत नहीं हुई इतने अहम मामले पे? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान होते हैं या पूरी दुनिया में, वो हमेशा उनके अल्फाज नपे तुले होते हैं। वो बात सोच समझ कर करते हैं, उसके जो नताइज अवाक़िब मुज़मरात पर गौर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज ख़त्म हो गया है। जो वज़राए कराम हैं वो जो मर्ज़ी चाहें, जिस वक्त चाहें वो बोलना शुरू कर देते हैं और आपस में मुशावरत हो भी तो कोई परवाह नहीं करता कि ये बात मैं अगर कह रहा हूँ तो ये ना हो कि दूसरा वज़ीर कोई दूसरी बात कर दे, या मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी दूसरे के दायरा कार में आती है, वो उसको करनी चाहिए। अब आज ही अगर ये जो सूरत हाल है, जब वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और मुशीर जो वज़ीर आज़म के हैं, मुआविन खुसूसी हैं, मुशीर हैं बाबर अमान साहब, वो भी ज़ाहिर उस मीटिंग में होंगे, तो उसके बाद ये अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, ये हैरान कुन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर फवाद साहब हमारे साथ हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि ये इख्तिलाफ राय क्यों नज़र आ रहा है। जी फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फवाद साहब, आपने कहा कि मुशावरत शहबाज शरीफ से ऐसे करना है कि जैसे चोर से पूछा जाए कि उसकी तफ्तीश किससे करानी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भी, वज़ीर कानून ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि मुशावरत होगी अपोजिशन लीडर से। तो क्या पहले आपस में आप लोगों का कोई रब्ता, कोई मशवरा नहीं हुआ? जी, अपोजिशन लीडर से मुशावरत तो रहेगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से नहीं हो। शहबाज शरीफ से मुशावरत जो है वो हमने कहा है कि वो कन्विक्टेड हैं, खुद इसमें वो शामिल हैं। तो या तो अपोजिशन जो है वो अपना बदल ले, लीडर ऑफ अपोजिशन बदल ले, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बदलते हैं तो फिर उसके लिए एक जो मैकेनिज्म है वो दिया जा रहा है ऑर्डिनेंस में कि किस तरह से मुशावरत जो है वो आगे चलेगी और आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो है वो शहबाज शरीफ से मुशावरत जो है वो नहीं होगी। फवाद साहब, ये जो कानून है, नैब ऑर्डिनेंस है, उसमें आप तब्दीली क्यों नहीं ले आते कि मुशावरत की ज़रूरत ही ना पड़े? जो उसी में तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन मुशावरत की तब्दीली इसलिए ज़रूरी है, मुशावरत इसलिए ज़रूरी है कि एक जो इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें ये रहे। हमारा जो पीएम साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है वो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक गैर जानबदाराना होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है हमें आगे बढ़ना है। अब उसकी जो सेंस है वो यही है कि ऐसे लोग अकाउंटेबिलिटी हो करें जिसके ऊपर एक मुत्तफिक हों लोग। इसलिए जिसको जो है वो हमें आगे मुशावरत से ही आगे जो है वो जाने की जरूरत है। और मैकेनिज्म क्रिएट हम ये करना चाहते हैं
कि फिलहाल जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और या लीडर ऑफ द हाउस के ऊपर अगर कोई केस हो तो फिर मुशावरत कैसे हो, ये मैकेनिज्म इस वक्त कानून में मिसिंग है और वो मैकेनिज्म जो है वो दिया जाएगा अब इस नए लॉ के तहत। फ़रोग नसीम साहब लेकिन यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत होगी। एक दूसरा ये है कि ये जो आप नया कानून ला रहे हैं कि जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं होता मौजूदा काम करते रहेंगे, ये भी लामहदूद होगा या इसकी कोई ख़ास मुद्दत होगी कि 3 माह के लिए, 1 माह के लिए, 4 माह के लिए? ये तो कंसल्टेशन पे है ना जी, कंसल्टेशन कैसे होगी? जब तक कंसल्टेशन मुकम्मल नहीं होती या डेडलॉक है उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे मौजूदा चेयरमैन नैब। लेकिन फवाद साहब इससे जो चीज़ होगी, क्योंकि ये जो रखा गया था मुशावरत का, इसके पीछे यही था कि किसी को एतराज़ ना हो कि किसी एक फरीक का पसंदीदा शख्स चेयरमैन नैब है। तो अब वो जो एक सेंस थी उस कानून की वो तो मेरे ख्याल बरकरार नहीं रहेगी फिर। तो वो तो बरकरार रहेगी ना जी। यही तो हो रहा है कि मुशावरत जो है वो पोजीशन और गवर्नमेंट में होगी, उसके लिए तरीकाकार जो है वो दिया जा रहा है कि जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस के ऊपर केसेस हैं तो फिर मुशावरत का क्या तरीका होना चाहिए, वो तरीकाकार दिया जा रहा है। अच्छा फवाद साहब, ये जो नए जजेस आप मुकर्रर करना चाहते हैं वो डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो एडिशनल जज करेंगे या रिटायर्ड जज करेंगे, तो इसका भी कोई अलग से मैकेनिज़्म होगा या चीफ जस्टिस के मशवरे से आप मुकर्रर कर देंगे? नहीं, चीफ जस्टिस के मशवरे से होगा जी। चीफ जस्टिस साहबान के मशवरे से जो है वो नए जजेस अपॉइंट। जी ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये जो अभी मामला खुला हुआ है, शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत पे जो है इस वक्त एतराज़ है, अपोजिशन लीडर पे नहीं है। तो अब अपोजिशन के लिए अपोजिशन लीडर बदलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को नॉमिनी कोई और दे देते हैं कंसल्टेशन के लिए तो इसकी क्या कानून में गुंजाइश है और हुकूमत क्या इसको कबूल करेगी? नहीं, वो दूसरा ये है फवाद साहब कि कोई आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया अपोजिशन लीडर आ जाए? नहीं, हमने तो आज भी कहा है कि बेस्ट ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल ले हुकूमत और हम उनसे कंसल्टेशन कर लें और उसके बाद फिर देख लें वो दोबारा। नहीं तो फवाद साहब, ये अभी शहबाज शरीफ साहब के नाम पे मसला आ रहा है, लेकिन जो बयान सामने आए हैं फ़रोग नसीम साहब के, उन्होंने तो एक रेफरेंस भी दिया कि माजी में भी मुशावरत हुई और अभी रिसेंट पास में देखें तो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान पे आपने मुशावरत की है उनसे। देखिए, जो मेंबरान का मामला है ना, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा शहबाज शरीफ। जो नैब है वो तो शहबाज शरीफ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उन्होंने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर कर दिया। दूसरी बात यह है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये ऐसे ही है कि आप जोर से पूछें कि आपका जो है वो तफ्तीशी कौन होना चाहिए, तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो सीरियस इल्ज़ामात हैं उसके पेश नज़र वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो शहबाज शरीफ से किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं करेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चेयरमैन। अच्छा फवाद साहब, ये वज़ीर आज़म ने जो सेल बनाया है पेंडोरा के मामले, पेंडोरा के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के मातहत, उस पर अपोजिशन एतराज़ भी कर रही है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जी उस वक्त तो ये वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ये था कि जिन पर इल्ज़ाम लगाए पहले मुस्ताफ़ी हूँ, जब क्लियर हो जाएँ वापस आ जाएँ। तो अब बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 700 के 700 लोग गिरफ़्तार किए जाएँ और जो उनमें से बरी होता जाए उसको रिहा करते जाएँ। तो ये तजवीज़ कैसी है अपोजिशन की और शाहिद खाकान अब्बासी की? देखिए, वो बिल्कुल सही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से शुरू करते हैं। हम उनके जो अली डार साहब हैं उनको वापस बुलाएं और जो बाकी लोग, अभी तो 700 लोगों के नाम ही नहीं आए ना सामने जी, 700 लोगों के लिस्ट जो है वो पहले शेयर कर लेते हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि नून लीग की सबसे आगे होगी। खाकान अब्बासी साहब का भी कोई पता नहीं अपनी भी निकल है, तो इसलिए वो मुतालबे करें कि जो अमल हो सके जिन पे। दूसरी बात ये है, जो सेल बना है वो क्या है? सेल ये करेगा कि ऑफशोर कंपनी होना तो जाहिर है कोई जुर्म नहीं। हमने देखना ये है कि क्या वो ऑफशोर कंपनी पाकिस्तान में डिक्लेयर हुई। अगर वो नहीं डिक्लेयर तो क्या उसके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ और कोई फ्रॉड हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 700 लोग हैं, उनमें से बहुत लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड हैं, उनका पैसे की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बैंक से हुई है। अब जाहिर है उनको किस जुर्म में आप पकड़ेंगे? दूसरा जो है वो है जिन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की,
ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है ये उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। तीसरा ये है कि एक पब्लिक ऑफशोर कंपनी बनी और उसमें फिर ट्रांजैक्शंस हुई और वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। अब सवाल ये है कि अगर आपका ये मुतालबा मान लेंगे तो सारे टीवी मालिकान तो जेल में होंगे, यहाँ तो बचे कोई नहीं है माशाल्लाह जिसकी ऑफशोर कंपनी नहीं है। नहीं, ये कल भी फवाद साहब आपने ट्वीट की कि तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनके ऑनर्स के नाम आ रहे हैं। तमाम बड़ों से क्या मुराद है, मतलब उसमें नहीं, तो हमारे नाम पास तो जो चार लिस्ट है वो पांच तो के आए हैं ना। 4-5 के नाम है। हाँ तो बड़े 6-7 ही है ना जी, और कितने। बहरहाल वो भी उनको नोटिस इशू हो जाएंगे, पता चल जाएगा। 4-5 है ना, भी दिखाए ना सारे पॉलिटिशियन बेचारों की सुबह से लेकर रात तक बेचारे सियासतदानों की तस्वीरें टीवी पे बरत रही हैं, अलट रही हैं, पलट रही हैं। मैं ये कहता हूँ मालिकों की भी हिम्मत करे तस्वीरें दिखाएं जरा। अच्छा फ़ाज़ साहब ये फरमाएं कि ये जो सेल है इसको कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, इतने अरसे में आपने रिपोर्ट देनी है? जल्दी कर लेंगे जी इंसान, ये तो 5-7 दिन तक काम है, सारा रिकॉर्ड है। 5-7 दिन में 5-7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ जी इंशाल्लाह। जी ठीक है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, वफाकी वज़ीर बड़े तशरीहात हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे। वैसे इरशाद साहब ये मामला इतना आसान नहीं है जितना फवाद चौधरी साहब बयान कर रहे हैं कि हमें शहबाज शरीफ साहब के नाम पे एतराज़ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा इस पर डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब ये मुतालबा हमने वैसे जितना विटनेस किया इस 12-14 साल में, मैंने इस सारी सियासत को कभी नहीं आया कि अपोजिशन लीडर चेंज करें। कितना वैलिड है ये इरशाद साहब फवाद चौधरी साहब का ये मुतालबा, और क्या ये उसको कवर कर पाएगा जो आपस में ये गुत्थी बिल्कुल उलझा दी है, कभी ऑर्डिनेंस कभी अपोजिशन लीडर चेंज हुकूमत की तरफ से? वैसे लगता ये है कि हमारे जो हुक्मरान दोस्त हैं उनका ख्वाहिश ये नज़र आती है कि गलियां हो जान सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। वो भी एक बरवज़न बैत है कि जी अपोजिशन लीडर होना चाहिए, कोई और हो जाए शहबाज साहब के। मेरे ख्याल चाहते तो वो ये हैं कि ना ही हो तो ठीक है, ताकि ना मुशावरत हो और ना पार्लियामेंट में कोई फटा वटा हुआ करे। लेकिन देखें बात यह है कि अपोजिशन लीडर तो अपोजिशन ने मुंतखब करना है, वो मुंतखब कर चुके हैं। अब एक आइनी या कानूनी ज़रूरत है तो आप मुशावरत करें और ये फ़ैसला आप ना करें जज के तौर पर कि जनाब ये चूँकि मतलूब है नैब को या मुल्ज़िम है या नैब में केसेस चल रहे हैं तो मुशावरत जो होनी है वो एक ओहदे से होनी है, एक मनसब पर बैठे शख्स से होनी है जिसको अवाम का और उस पार्टी का एतमाद हासिल है। अब वो अच्छा है बुरा है ये फ़ैसला आपने नहीं करना। हाँ अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर तो वो अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, वो अपने मनसब से माजूल हो जाएंगे। अभी मुल्ज़िम हैं और आपके हुकूमत के लोग भी उसी नैब में हैं, तो इसका मतलब फिर हुकूमत के लोगों को भी शामिल ना किया जाए मामलात में। मेरा ख़्याल है ये खाम खा की ज़िद और खाम खा एक इशू बनाना जो है, अच्छा अगर आप चेयरमैन नैब मुशावरत के बगैर मुकर्रर कर देते हैं ये या नया, उस पर एतमाद ही नहीं होगा किसी को। सर इनके अपने लोग कह रहे हैं गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा उसको। उस एहतसाब की जो हैसियत क्या रह जाएगी? पहले ही एहतसाब पर उंगलियां उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं, तो उस एहतसाब की क्या हैसियत रह जाएगी? फिर ये जो अली ज़फ़र साहब हमें कह चुके हैं कि मुशावरत के बग़ैर जो बनाएंगे आप वो बिल्कुल कानूनी नहीं होगा, एक गैर कानूनी काम होगा। तो मेरे ख्याल है हुकूमत को खामखा ज़िद नहीं करनी चाहिए, उनको कर लेना चाहिए। आप देखें ना, आप पहले वो काफ़ी अरसा टालते रहे, शहबाज शरीफ साहब को वो अपोजिशन लीडर के तौर पर कबूल ही नहीं कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर कबूल करना पड़ा। अब्बासी साहब से मेरा ख्याल इरशाद साहब ये अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि जनाब ये हुकूमत की ख्वाहिश नज़र आती है कि आप अपोजिशन लीडर बदल लें ताकि उनको मुशावरत में आसानी हो, तो ये आप उनकी फरमाइश पूरी क्यों नहीं कर देते? जी फरमाइश कर दें तो सुन लेंगे। इसका प्रेसिडेंट भी मौजूद है, सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो हुकूमत ने बनाया था। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये हुकूमत के अपोजिशन लीडर हैं बनाए हुए। जी 4 अफराद
हुकूमती बेंचेस से उठकर 4 सेनेटर आए थे, अपोजिशन में शामिल हुए जी। और उन्होंने गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाया। ये तो हालिया वाकया है। तो ये तो आप रास्ता हुकूमत दिखा चाहती रहे है, हैं, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि पार्लियामेंट तो ये तो आप जी। रास्ता दिखा रहे हैं उनको। जी जी, मैं रास्ते तो उनको खुद पता है, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। पार्लियामान तो मफलूज है। अच्छा। आज 3 साल से ज़्यादा हो गए, कोई पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं हो सकी। इसी किस्म के कवानीन आते हैं कि आज नैब चेयरमैन को एक्सटेंड कर दो, आज उसके इख्तियारात में इजाफा कर दो। जो लेजिस्लेशन आई है आज तक वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है, वो हुकूमत अपनी सहूलत ढूंढने के लिए लेजिस्लेशन कर रही है, और उस पर बहस भी मुमकिन नहीं है। आज तक किसी बिल पर असेंबली में बहस नहीं हो सकी, अवाम के इशू पर नहीं हो सकी। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने आता है तो हुकूमत के वज़रा उस पर हमलावर होते हैं और गालियाँ निकालते हैं, और स्पीकर खामोश बैठा रहता है। ये इस पार्लियामान की हकीकत है। लेकिन ये फरमाएं कि ये जो डेडलॉक अब है और मुशावरत वो नहीं करते, या अगर वो करते हैं उनको डर ये भी है कि आपकी तरफ से डेडलॉक होगा, नामों पे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा, और उसके नतीजे में ये सारा एहतसाब पार्लियामानी कमेटी में जाएगा, मफलूज हो जाएगा ये सारा मामला। तो इसका भी कोई उनको यकीन दहानी होनी चाहिए कि अगर मुशावरत करते हैं, बामकसद मुशावरत करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से रिस्पांस पॉजिटिव होगा। जी, हमने हमेशा बामकसद मुशावरत की है, मामले के हल के लिए की है। अगर वो मुशावरत नहीं भी करना चाहते, उनको हमसे बात नहीं करनी, अगर वो अपने आप को इतना तकब्बुर उनके अंदर आ गया है, तो इसका भी हल मौजूद है कि अपना 3 नाम लिख के पार्लिमानी कमेटी को भेज दें। हम भी 3 भेज देंगे, वहाँ पर फैसला हो जाएगा। हर मामले का हल कानून के अंदर मौजूद है। तो ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है बासी साहब? ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा आज रहा है? अगर आपको कानून ही पसंद नहीं है, जी, ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है कि आप एक शख्स को वापस लाना चाहते हैं चेयरमैन नैब के तौर पर, क्योंकि उसने आपका काम किया है। उसने हुकूमत की तमाम चोरियों से, तमाम स्कैंडलों से, तमाम डाकों से उसे हुकूमत को उसने मुस्तस्ना रखा है, पूछा भी नहीं है। 3 साल में उसने एक हुकूमती वज़ीर से पूछ नहीं सका कि उसने जो डाके मारे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। वो हुकूमत से ये नहीं पूछ सका कि ये जो तुम कमीशन बनाते हो क्रिमिनल मामलात पर, चीनी बढ़ी है कमीशन बन गया, दवाइयाँ बढ़ी हैं कमीशन बन गया, पेट्रोल पर डाका पड़ा कमीशन बन गया। जिस मामले का है कमीशन की रिपोर्ट कभी आती नहीं है। तो चेयरमैन नैब तो सिर्फ अपोजिशन की तरफ देख रहा है, और अब वहाँ भी से कुछ मिला नहीं है। आज 3 साल हो गए, एक केस जो है वो चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूट नहीं कर सका। तो ऐसा चेयरमैन नैब उनको चाहिए कि जिसकी सिर्फ एक आंख हो, एक तरफ देखता हो कि अपोजिशन ही उसको नज़र आए। तो ये मामला जब हों, और आप जब ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून की रूह को बदल दें, आप जो आइन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको तब्दील करने की कोशिश करें, तो फिर मामला तो नहीं चलेगा ना। आपकी हर अमल आज बदनीयती पर मबनी है। अब्बासी साहब, हुकूमत का कहना ये है कि ये जो केसेस प्रोसिक्यूट नहीं हो रहे, कंप्लीट नहीं हो रहे, उसकी वजह ये है कि आपके जो वकला हैं वो एडजमेंट लेते हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब पर, शहबाज शरीफ साहब किसी और पर फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है, तो कोई बीमार हो जाता है, किसी का वकील तब्दील हो जाता है, तो आप इस अमल को तूल दे रहे हैं। उसमें हुकूमत का या नैब का कोई कसूर नहीं है। जी, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी इस हुकूमत के दौर में केस बने हैं अपोजिशन के मेंबरान पर, उनकी एक एक करके ज़रा उनकी क्रोनोलॉजी बता दें कि हुआ क्या इस केस के अंदर, कब केस बना और केस है क्या, और उसमें कौन से विटनेसेस हैं, क्या वो विटनेस आए हैं या नहीं आए, उन्होंने क्या बात की है। और ये भी बता दें कि जो हुकूमत के लोग थे उन पर जो केस बने उनका क्या हुआ है, जो दूसरी जमातों का केस है उनका क्या हुआ है, जो
हुकूमत के डाके हैं, उस पर नैब ने कभी कोई नोटिस लिया है? ब्रॉडशीट के अंदर जो नैब का अपना मामला है, नैब ने कोई नोटिस लिया है? और जो ये रिकवरी के दावे हैं नैब के, ये किससे पैसे रिकवर किए हैं? ये इतने सवालात हैं कि इनके जवाबात आपको कभी नहीं मिलेंगे। मैं तो एक सवाल करता हूँ ना, 4 साल की इस चेयरमैन नैब की कारकर्दगी बता जी दें। ठीक है। क्या अब्बासी कारकर्दगी है? साहब खता कलामी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब्बासी साहब, एक तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, ऑर्डिनेंस दर ऑर्डिनेंस, क्या ये मजमूई तौर पर अपोजिशन की नाकामी नहीं है कि आप टफ टाइम इस मामले में नहीं दे सके हुकूमत को? और दूसरा, इसमें जो खदोखाल हैं उनको देखते हुए क्या इसको चैलेंज भी किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से? देखिए, ऑर्डिनेंस जो होता है ये हुकूमत लाती है, और ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पर हुकूमत की नाकामी होती है कि वो बिल ना ला सके। लेकिन यहाँ पर मामला उससे आगे है, क्योंकि हुकूमत तो असेंबली या सेनेट का सेशन बंद करके शाम को ऑर्डिनेंस जारी करती है। ऑर्डिनेंस की बुनियादी जो नुक्ता होता है वो होता है कि ऐसी नौइयत का मामला हो, इतनी अर्जेंसी हो कि आप असेंबली के इजलास का इंतज़ार ना कर सकें उसको बिल के तौर पर लाने के लिए। तो यहाँ पर आप तो असेंबली का इजलास बंद करके ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो जो बात बदनीयती पे मबनी हो उसका हल अपोजिशन के पास नहीं हो सकता। ये तो आवाम देखते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। अब ये अगर ऑर्डिनेंस ऐसा लाते हैं जो एक शख्स के लिए है, जो एक मौजूदा कानून की नफ़ी करता है, उस कानून की स्पिरिट की नफ़ी करता है, और जो हमारा आइन के अंदर आइन की जो स्पिरिट है उसकी नफ़ी करता है, तो यकीनन ये मामला हम जिस हद तक हो इसको सेनेट में रिजेक्ट करवा सकें या इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं, ये इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो सिर्फ बदनीयती पर मबनी हो उसका मुकाबला करें। अब्बास साहब, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो आपकी जमात अपने तौर पर जाएगी या अपोजिशन मजमूई तौर पर इस तरफ रजू करेगी? कोई दोस्तों से मशवरा हो रहा है? जी, अपोजिशन कोशिश करेंगे कि अपोजिशन ही हो, लेकिन अगर बाकी जमातें तैयार नहीं होती तो हमारी जमात इंशाल्लाह खुद जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा इस हवाले से? अच्छा अब्बास साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल, बिल्कुल वो करना पड़ेगा जी। ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि अब ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला, उस हवाले से आपका तो मौक़िफ़ सामने आ गया, उनका जो सेल बना है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप अप्रिशिएट करेंगे ना कि मौजूदा हुकूमत ने कोई टाल मटोल करने की बजाय फौरी तौर पर सेल भी बना दिया, और वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि 7-8 दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर वो केसेस हम मुख्तलिफ इदारों को रेफ़र कर देंगे। तो इसके बावजूद आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं उस सेल को? ये सेल का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत तो ख़ुद यहाँ कठैड़े में खड़ी है। 6-7 वज़रा के नाम हैं, हुकूमत के लोगों के नाम है, पता नहीं और किस किस के नाम हैं। तो इसका एक ही तरीका है, और ये 6-7 दिन का काम नहीं है। अगर 6-7 दिन में करना है तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे सब ही इसमें माफ़ी पा लेंगे। हमारे मुल्क में एक मुरवजा तरीका है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, और वो नवाज शरीफ साहब का केस है जिसमें उनका नाम नहीं था। यहाँ GIT बनी, तफ्तीशें हुई FIA में, यहाँ पर मीडिया सर्कस लगी, यहाँ पर जेलों में डाला गया, ट्रायल हुई, कन्विक्शन जज को ब्लैकमेल करके करवाई गई। ये इस सारे मामले के हक़ाइक़ हैं। इसलिए अगर इंसाफ के 2 निज़ाम नहीं है मुल्क में, तो फिर आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था इस मुल्क के अंदर। तो इन सबको जवाबदेह होना पड़ेगा, इनको अपनी कंपनियों के अकाउंट्स देने पड़ेंगे, इनको मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, इनको बताना पड़ेगा कि डिक्लेयर्ड हैं, क्यों किए। मैं सबसे बड़ा हामी उस बात का कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता अदालत में। ये बुनियादी निज़ाम का हिस्सा है, यही हर शख्स के लिए होना चाहिए।
नहीं, लेकिन अदालती बदकिस्मती सतह पे से तहकीकात हुई, हमारे अब्बासी मुल्क में ये अब्बासी नहीं है। साहब हमारे वो जो- मुल्क में अब्बासी साहब उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ख़ुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, फिर कौम से खिताब किया, फिर पार्लियामेंट में दोबारा वही बात दोहराई। तो उस वक्त तो उन्होंने ख़ुद पेश किया था। तो आप फरमा रहे हैं कि उनको जेल में डाला गया है, वो तो बाद का प्रोसेस है, वो ख़ुद ही उस तरफ गए थे। तो अब आप किसी आला अदालती कमीशन की सजेस्ट कर रहे हैं कि बनना चाहिए इस सारे मामले को देखने के लिए। जी, तो नवाज शरीफ साहब ने कमेटी नहीं बनाई, जी उन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, उनका नाम भी नहीं था। उन्होंने फिर भी कहा कि जो इल्ज़ामात लगे हैं मैं उनका जवाब दूंगा, उन्होंने दिया। जी तो वही निज़ाम आज भी सब पर लागू होना चाहिए। GIT यहाँ पर बनाई गई, GIT के ज़रिए तफ्तीश कराई गई, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पेश हुआ GIT के सामने, उसके ख़ानदान के अफराद पेश हुए। तो आज सबको पेश होना पड़ेगा, वरना ये दोहरे निज़ाम नहीं चल सकते। ये अगर आपने मुल्क से पैसा बाहर लेकर गए हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसकी कमेटी हल नहीं कर सकती और कमीशन हल नहीं कर सकते। इस पर FIR दर्ज होती है, इस पर एक तफ्तीश होती है, उसके बाद अगर सबूत आ जाए तो ट्रायल होता है, और ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ये बंद कमरों की कमेटियों में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अवाम के बुनियादी जो मसाइल हैं, महंगाई और महंगाई से जुड़े जो दीगर मुहर्रिकात हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक जानिब ये सियासी शोर है, ये मामलात हैं हुकूमत के, अपोजिशन के, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो मामलात हैं वो बड़े संगीन हो चुके हैं। मामला रोज़ी रोटी तक पहुंच चुका है, महंगाई तक पहुंच चुका है। इरशाद साहब, एक जो हुकूमत दलील देती है वो कहती है जी पिछले 20-30 सालों से सालाना हमारी आबादी जो बढ़ी है वो 2% बढ़ती है, और हमारी जो GDP है और जो ज़राअत की ग्रोथ है वो 0.69% है, और इस वजह से ये पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। तो अब जो है वो हमें अशिया इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, चावल भी इंपोर्ट, गंदम भी इंपोर्ट, गन्ना भी, चीनी भी इंपोर्ट, और अगर ये कर देते तो फिर हमें ये इंपोर्ट ना करने पड़ते। अगर हम चीनी को ही लें, ये जो इंपोर्टेड चीनी है, एक तो इसकी कीमत वो क्यों ज़्यादा है, और दूसरा इसका मयार जो है उसका फीडबैक भी कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा। तो ये किस हद तक हुकूमत की बात को तसल्ली बख्श? पहली बात तो ये है कि ये पहले 6 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में बात लगती है कि जिस साबिक़ा हुकूमत 3 साल के बाद तो ये बात करनी भी नहीं चाहिए वैसे भी, कि क्योंकि फसल जो है, ज़राअत जो है वो कोई 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, वो 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है टोटल। जितनी भी फसलें होती हैं वो इतना ही वक्त लेती हैं। तो अगर 3 साल में आप फसलों का मेयार भी नहीं बढ़ा सके, मिकदार भी नहीं बढ़ा सके, तो ये तो आपकी नाकामी है। अच्छा, चीनी का मामला बड़ा अजीब है। एक तो हमारे यहाँ ये अजीब सा मामला है, इसी दौर में हो रहा है कि चीनी की ज़रूरत जब होती है उस वक्त गलत आदाद व शुमार वफाकी हुकूमत को दिए जाते हैं ज़ख़ायर के, कि कितना ज़ख़ीरा है, कितनी ज़रूरत है, कितनी रिज़र्व स्टॉक के लिए इंपोर्ट होनी चाहिए, और ये पंजाब गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। पिछले साल भी, पिछले 16 महीने से ये हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है कि मार्च के महीने में गलत आदाद व शुमार दिए जाते हैं। पिछली दफ़ा चलो एक गलती हो गई, इस दफ़ा वही काम क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि ये बदनीयती है या किसी का मफाद है कि आप डिले करें और उसके नतीजे में किसी को फ़ायदा पहुंचाएं। मार्च में फ़ैसला होता है और अगस्त में जाके टेंडर दिए जाते हैं या सितंबर में जाके दिए जाते हैं। ये एक बदनीयती ज़ाहिर हो रही है या मफाद ज़ाहिर हो रहा है। फिर क्या होता है कि जनाब चीनी मंगवाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है। अपने जो फ्लोर मिल, शुगर मिल मालकान हैं या शुगर मिल इंडस्ट्री है,
उसको कोई मराहत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन बाहर का जो शुगर इंडस्ट्री है उसको आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इंपोर्टर को। अब वो जो शुगर मंगवाई जा रही है वो इस वक्त हमारी रिपोर्ट छप चुकी है कि बग़ैर टैक्स के, कोई टैक्स नहीं लगाया गया, वो 123 रुपए में मंगवाई जा रही है। अगर उस पर टैक्स लगता, सेल टैक्स लगता, तो वो 142-43 रुपए में बनती थी। अपने जो इंडस्ट्री है उससे कहा जाता है कि जी आप हमें, उनकी लागत आ रही है 103 रुपए, 102 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, मुख्तलिफ सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ हैं। उनसे कहा जाता है कि नहीं जनाब, आप जो हमें देंगे वो 85 रुपए देंगे ताकि हम 90 रुपए बेच सकें। और ये 85 रुपए में उनसे मांगा जा रहा है जिन पर 70% आपने टैक्स भी लगाया हुआ है, सेल्स टैक्स। वो ये कहते हैं कि अगर 103 की हमारी लागत है, आप ये टैक्स ना लगाएं तो वो हमें 86-87 रुपए में पड़ती है जी, 15 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। हमारी पैदावारी लागत में अगर 17% टैक्स ना हो तो हमको 86 में, 87 में, 88 में आपको दे सकते हैं। लेकिन नहीं, बाहर से चीज़ मंगवानी है, रिबेट देनी है। अगर आपने 90 बेचनी है तो इसका मतलब है 33 रुपए, 34 रुपए हुकूमत पाकिस्तान अपने ख़जाने से पे करेगी। लेकिन टैक्स भी नहीं ले रही। टैक्स ना लेके अगर टैक्स को गिना जाए तो वो फिर 53-54 रुपए बन जाते हैं। वो तैयार हैं, अपनी इंडस्ट्री को बंद करने के लिए तैयार हैं और बाहर की आप चीनी खिलाना चाहते हैं। अब उस चीनी का मामला सुन लें। वो एक बारीक चीनी है जो हमारे अवाम तैयार ही नहीं उसको लेने के लिए। पाउडर हमारे यहाँ ज़्यादा मीठे वाली मोटे दाने की चीनी खाई जाती है। अच्छा, ये जो चीनी बाहर वाली है और हमारी चीनी में फ़र्क ये है कि अगर यहाँ 1 किलो चीनी ज़रूरत पूरी करती है तो वो आपको 1.5 किलो चीनी चाहिए। यानी वो रेट फिर वहीं जाके पड़ेगा उसको, उस आदमी को जो 1 किलो चीनी 90 की मिसाल के तौर पर दे रहे हैं तो उसको वो पड़ रही है 150 में। सवाल ये है जी, हुकूमत अगर टैक्स के साथ वहाँ पे सब्सिडाइज कर रही है तो वो 53 रुपए तकरीबन उनको पड़ती है 1 किलो। 53 रुपए हुकूमत खुद से अदा कर रही है पल्ले से जी। यहाँ जो हमारा डोमेस्टिक है इससे अगर हुकूमत ख़रीदती है 85-86 रुपए पे और 90 रुपए पे देती है तो 3-4 रुपए हुकूमत कमा रही है, ठीक है। और नुकसान जो मिल मालिक है उसको 103 रुपए पड़ रही है तो 13 रुपए उसको कॉस्ट जो है वो क्या कहते हैं उसकी ज़्यादा पड़ रही है। फ़ायदा आवाम को भी नहीं हो रहा, किलो के बजाय 1.5 किलो लग रही है, तो फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जिनके ज़रिए आप चीनी मंगवा रहे हैं, जो आपको गलत आदाद व शुमार फराहम करते हैं, जो आपको बर वक्त टेंडर नहीं देने देते, जो आपसे टेंडर लेट करवाते हैं, जो आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि जी शुगर मिलें बंद कर दें, हम बाहर से मंगवा लेंगे। यानी एक डॉलर के लिए आप भीख मांगते फिरते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और आप कहते हैं जी हम सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे। ओ भाई, आप इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे। इंडस्ट्री सिर्फ आपको, इंडस्ट्री चलाने से आपको सिर्फ ये नहीं है कि जी टैक्स मिलता है, रोज़गार मिलता है, काश्तकार को फ़ायदा होता है। कितने शोबे हैं जो किसी एक मिल के साथ, एक फैक्ट्री के साथ वाबस्ता होते हैं, जिनको बराह रास्त फ़ायदा हो रहा होता है, और हुकूमत को टैक्सों की सूरत में। जब हुकूमत एक्सपोर्ट किया करती थी चीनी तो यहाँ से 333-34 रुपए एक्सपोर्ट होती थी जी। अब इंपोर्ट हो रही है 650-640 और डॉलर जा रहे हैं। उसमें डॉलर आ रहे थे, ये ज़्यादा दूर की बात इससे 3-4 साल पहले की बात, 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। 19 में आपने की है ना, एक्सपोर्ट की है। आप डॉलर आ भी रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को फ़ायदा हो रहा था, आपके बिल ओनर को फ़ायदा हो रहा था, उसमें जो रोज़गार जिन लोगों को, गरीबों को मिला हुआ है उसको फ़ायदा हो रहा था, आपके काश्तकार को फ़ायदा हो रहा था। अब उल्टा आप चक्कर चला रहे हैं और ऐलानात ये करते फिरते हैं कि जी ज़रूरत नहीं है हमें तो चीनी की, हम बाहर से मंगवा लेंगे।
तो वैसे ये मईशत के कुलिये तो उलट दिए हैं ना मौजूदा हुकूमत ने। ये तो तब्दीली ये है आप देखें इरशाद साहब के डॉलर जो है वो आपकी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, जी आपका करंट अकाउंट बढ़ गया है, जी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं जी। और माशाल्लाह आपके डॉलर का रेट भी बढ़ गया। ये कौन सी मईशत का कुलिया है, जब मुझे इसकी आपके समझ नहीं आती। इस तरह की आप पॉलिसीज़ बनाएंगे और इस तरीके से, अब चाहिए तो ये कि पंजाब गवर्नमेंट से पूछा जाए कि जनाब ये जो आप गलत आदाद व शुमार देते हैं और जब मीटिंग्स में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या हो गया और फिर आप नए आदाद व शुमार लेके आ जाते हैं, तो ये आप बदनीयती है इसके पीछे आपकी, या किसी एक ख़ास गिरोह को, किसी फ़र्द को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है? ये कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि असल सवाल जो है वो बनता है पंजाब गवर्नमेंट से कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन अब कौन किसी से पूछे। और मईशत को आपने जैम कर, यानी एक तो हम एक शोबे की बात कर रहे हैं ना, बाकी शोबों में भी तो यही कुछ हो रहा होगा जी। फिर वफाकी हुकूमत को नोटिस लेना पड़ता है कि जनाब वाला ये ताख़ीर क्यों हुई, रिज़र्व स्टॉक के लिए दरामद करने में ताख़ीर क्यों हुई, टेंडर क्यों लेट हुए, रेट्स का क्या मामला है। अब ये जो 123 रुपए है, अब ये भी तो मालूम करना पड़ेगा कि ये जो टेंडर दिए गए हैं ये भी सही तरीके से दिए गए हैं, शफाफ तरीके से दिए गए हैं, या इसमें कोई घपला है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने जो इंडस्ट्री है उसका एतमाद ख़त्म कर रहे हैं और आप मसाइल बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं, बाहर आप डंडोरा पीटते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ बहुत ही हालात साजगार हैं, और दूसरा जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आपने तंग किया। ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही।